स्वागत है सभी बच्चों का फिर से। और आज बहुत अच्छी पंक्ति मैंने लिखी यहाँ पर, देखना है। डोंट फियर द फेसिंग फेल्योर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज इवन द सक्सेसफुल मैथ स्टार्ट्स विद जीरो ओनली। APJ अब्दुल कलाम जी की पंक्तियाँ ये, और ये पंक्तियाँ देखिए क्या सिखाती हैं और क्या कहती हैं। डोंट फेयर द फेसिंग फेल्योर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले प्रयास में असफल होने से या असफलता से कभी आप भयभीत मत होइए। तमाम लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार में असफल हो जाते हैं तो बहुत डर से जाते हैं, उनका हौसला कम पड़ जाता है, साहस कमज़ोर पड़ जाता है। तो पहले प्रयास में अगर कभी कोई असफल हो तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज क्योंकि इवन द सक्सेसफुल मैथ, जो आज मैथ हम पढ़ते हैं एक सफल मैथ के रूप में, वो मैथ भी, वो गणित भी जीरो से ही स्टार्ट होता है। जीरो से ही वो मैथ स्टार्ट हुई है, जीरो से, समझिए जरा। और हर कोई व्यक्ति सफल होने के लिए जीरो से ही स्टार्ट करता है। और आदमी एक दो बार असफल होने से परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा भी कहा जाता है, अनसक्सेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। बट यहाँ पर ये मान लेना या ये सोच लेना आवश्यक नहीं है कि नहीं नहीं, पहले हम सफल होने के लिए पहले असफल होएंगे तब हमें सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं, ये तो बाय चांस है, नेचुरली, कि अगर मान लीजिए आपने प्रयास किया और अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में कोई असफल हो गया तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। सफल होने के लिए प्रयास किए जाते हैं, असफल के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता। इसलिए यहाँ ये सोचना नहीं है कि अनसक्सेस अगर पहली सीढ़ी है तो पहले अनसक्सेस होके जरा देख ले ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सफलता के लिए अगर कोई प्रयास करता है और असफल हो जाता है तो फिर परेशान मत होइए, वो असफलता ही आपकी पहली सीढ़ी बनेगी। वहीं से आपको सीखेंगे, वहीं से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, वहीं से आपको आपकी कमियां समझ में आएंगी, ताकि सेकंड टाइम में आप वो कमियां ना करें। इसलिए ये पंक्तियाँ बहुत सुंदर हैं, और मैंने तो पहली बार जब पढ़ी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि पहले प्रयास में असफलता का सामना करने से आप डरो मत, क्योंकि सफल मैथ, सफल गणित भी जीरो से ही स्टार्ट होता है। ये जो महान भाव हमारे APJ अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने ये बात कही है। और मैं समझता हूँ इस पंक्ति में ढेर सारा गहरा अर्थ छिपा हुआ है, तो इसको आप अपने हिसाब से समझिए और जीवन में उतारिए। बहुत सारी अच्छी पंक्तियाँ, कोटेशंस हम पढ़ते हैं, हमको मिलती हैं, महापुरुषों की पंक्तियाँ, जो कि हमारे लिए, हमको कुछ सिखाने के लिए बोल कर चले गए हैं, तो उनको कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनसे सीखना अवश्य चाहिए। क्योंकि देखो, वो उनको बहुत बड़ा अनुभव था, बहुत ज़्यादा अनुभव था, तब उन्होंने ऐसी बात कही, और जीवन को इतनी गहराई से उन्होंने देखा था कि वो जानते थे कि इसमें वास्तविकता क्या है। इसलिए उनकी पंक्तियों को एक बार विचार करना चाहिए, एक बार मंथन करना चाहिए। इनसे जीवन जीने की ताकत मिलती है। इनसे बुरी स्थितियों में, परिस्थितियों में, संकटों में, असफलताओं में हमको हौसला मिलता है। हम सीखते हैं कि अगर इतने सफल लोग ऐसी बात कह गए हैं तो ज़रूर उन्होंने परेशानियां, संकट, परिस्थितियां और असफलताएं देखी होंगी, तब उन्होंने ऐसा कहा है। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट डाउट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे डाउट्स होते हैं जिनको हमें थोड़ा सा समझने में फ़र्क समझ में आता है, और अगर उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है, एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, तो वो हमारे डाउट्स कभी क्लियर नहीं होते हैं। तो ऐसे ही देखते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट डाउट्स हैं। लगभग 10 डाउट के बारे में मैं चर्चा करूंगा। थोड़ा जल्दी रखूंगा ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो।
क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है कि अगर वीडियो 30 या 40 मिनट का हो जाता है तो बच्चे उसकी टाइमिंग देख करके ही उसको ओपन नहीं करते हैं। अरे इतनी देर कौन देखें, यहाँ पर मतलब फालतू चीज़ देखनी हो तो कितना भी टाइम है, फालतू की चीज़ देखने में उसका थंबनेल देखते हैं, टाइम नहीं देखते हैं। और अच्छी चीज़ देखने में उसका थंबनेल नहीं देखते, टाइम देखते हैं कि कितनी देर पकाएगा ये। इसलिए ऐसा नहीं है, मतलब तो अच्छी चीज़ को जितनी भी हो सब लेना चाहिए, सब देखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी अच्छी चीज़ जीवन में छूट जाए जो फिर कभी दोबारा ना मिले। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे डाउट नंबर 1 लेते हैं। डाउट नंबर 1 में है जैसे यू आर older than I. You are older than I am. You are older than me. यहाँ पर लड़के कंफ्यूज हुआ करते हैं कि इसमें सही कौन सा है, और कंफ्यूज होने की वजह भी आपको सामने पूरी तरह दिख रही है। पर अगर हम ग्रामर लेवल पर इसको समझें तो बिल्कुल पूरी तरह दूध का दूध पानी का पानी, जैसा कि लोग बोलते हैं वैसा ही हो जाता है। इसमें ज़्यादा परेशानी है हाँ, लेकिन ये है कि हम कभी कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हैं, चाहे वो टीचर की बात हो या पुस्तक में लिखी हुई बात हो, या टीचर जब समझा रहा है तब आपने उसको गौर से नहीं सुना, तभी हमारे पास वो कन्फ्यूज़न निरंतर बना रहता है, लगातार बना रहता है। तो देखिए आज यहाँ पर समझ लीजिए कि इसमें क्या सही और क्या गलत है। यू आर ओल्डर देन आई ये सही है, यू आर ओल्डर देन आई एम ये भी सही है, और यू आर ओल्डर देन मी ये आपका गलत है। क्योंकि जब सिंटैक्स में स्पॉटिंग एरर्स या फिर करेक्शन में जब वो पूछता है तो ये सारी चीज़ें आती हैं। यू आर ओल्डर देन आई ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, और यहाँ पर देन कंजंक्शन है, आई के साथ में एक क्लॉज छिपी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि वह मुझसे उम्र में बड़ा है। यू आर ओल्डर देन आई, इसमें क्या होता है कि इसमें जो बी की फॉर्म होती है वो कंप्लीशन के लिए लगा दी जाती है। आप चाहे ना लगाए तो भी सही है और लगा दें तो भी सही है। तो ये दोनों सेंटेंस अपनी जगह पूरी तरह सही है। यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि जब हमारी ये देन के बाद एक क्लॉज बनती है तो क्लॉज सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट लेती है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर क्लॉज है, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट हमारा शो नहीं करेगा तो यहाँ तो वर्ब होती है जो अंडरस्टैंडिंग में बनी रहती है। तो वर्ब नहीं लिया तो कोई बात नहीं, और ले लिया तब और अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जब सब्जेक्ट ही नहीं लिया तो वर्ब कहाँ से लोगे। इसलिए ये पूरी तरह सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस आपको सेलेक्ट नहीं करना है। एक इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है यू आर यंगर देन आई, यू आर यंगर देन आई एम, यू आर यंगर देन मी। अब पूछा जाता है कि इसमें कौन सा सेंटेंस सही है। तो जब यहाँ पर ये देखेंगे कि इसमें कौन सा सेंटेंस सही है या कौन सा गलत है, कौन सा सही है, तो यू आर यंगर देन आई गलत है, यू आर यंगर देन आई एम गलत है, और यू आर यंगर देन मी। तुम बताओ सही है गलत है? सही है। अच्छा यू आर यंगर देन मी ये भी गलत है। अब सोचोगे कि तीनों गलत कर दिए, बिल्कुल तीनों गलत है, क्योंकि यंगर के साथ देन आता ही नहीं है, यंगर के साथ देन आता नहीं। ओल्ड जो है यंगर का, यानी ओल्ड जो होता है ओल्ड, वो यंग का भी अपोजिट है और यंग का भी अपोजिट है और न्यू का भी अपोजिट है जो ओल्ड है। लेकिन यंगर जो है
यंगर, ठीक, ये एल्डर का अपोजिट है, एल्डर का, समझिए पहले। तो ओल्ड और यंग, ओल्ड के साथ देखो थोड़ा कॉम्बिनेशन अजीब टाइप का, ओल्ड यंग का भी अपोजिट है और न्यू का भी अपोजिट है, पर यंगर जो होता है वो एल्डर का अपोजिट ज़्यादा माना जाता है, यंग ओल्डर का कम माना जाता है। सेंटेंस के प्रयोग में एक अलग चीज़ है, लेकिन जब यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे तो यंगर का एल्डर का जो है एक अपोजिट या उसकी सिमिलरली का सेंटेंस लिया जाता है, सिमिलरिटी का। तो एल्डर के साथ क्या होता है, एल्डर के साथ हमेशा लगता है टू, देन आता नहीं है। इसी तरह यंगर के साथ भी देन नहीं आता है, यंगर के साथ भी टू लगता है। अगर हम यहाँ पर टू कर दें तो फिर ये सेंटेंस सही है, ये तब भी गलत रहेंगे। यहाँ पर सही करने के लिए इसको भी टू करना पड़ेगा, इसमें मी करना पड़ेगा, इसको सही करने के लिए यहाँ पर टू करना पड़ेगा, यहाँ मी करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर सही करना है तो यू आर यंगर टू मी, यंगर देन मी नहीं होता, यंगर देन आई भी नहीं करते हैं, यंगर के साथ क्योंकि आना चाहिए एल्डर के हिसाब से टू आना चाहिए, इसलिए यू आर यंगर टू मी, इसको जरा ध्यान रखना। और यहाँ पर ये वाला गलत था, क्योंकि अगर इसको सही करना है तो आई करिए। तो ये डाउट नंबर फर्स्ट था जो आपने देखा। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। जैसे कभी कभी कुछ बच्चे पूछ देते हैं हु टीच यू या हु टीचेस यू, मतलब इन दोनों वाक्यों में सही कौन सा है। कभी कभी ये पूछता है लड़का कि हु टीच यू सही होता है कि हु टीचेस यू सही होता है। ये दोनों सही है, दोनों बोले जा सकते हैं, पर आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसको जब आप एक्सप्लेन करोगे तभी उससे ये पता चलेगा कि यहाँ पर हमारा सही है। जैसे कभी कभी मान लीजिए स्टाफ में टीचर्स हैं, 10-12 टीचर्स हैं, और अगर तुमसे कोई पूछता है कि तुम्हें कौन कौन पढ़ाता है, तो कौन कौन की अंग्रेजी हु और हु 2 बार तो लगाओगे नहीं ना, तब उससे यही होगा कि हु टीच यू। हु टीच यू कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है मतलब कौन कौन पढ़ाता है, और कौन कौन पढ़ाता है का मतलब कौन कौन माने कई लोग हो गए, कौन कौन पढ़ाता है भले ही आप बोलते हो, ये नहीं बोलते हो कि कौन पढ़ाते हैं। अगर ये बोल दिया कि कौन पढ़ाते हैं तुम्हें, कौन कौन पढ़ाते हैं, तब तो वो खुलकर बहुवचन में आ गया, तब तो पक्का यही बनेगा, और वो समझ में भी आ रहा कि तुम्हें कौन कौन पढ़ाते हैं, कौन कौन सर जी तुम्हें पढ़ाते हैं। तो हु टीच यू ये आपको प्लूरल बोलना पड़ेगा। अगर वो ये सिंगुलरली भी बोलता है लेकिन कौन को रिपीट कर रहा है, तुम्हें कौन कौन पढ़ाता है, तो तुम्हें कौन कौन पढ़ाता है तो बोलता है सिंगुलरली है, लेकिन उसमें प्लूरल सेंस है, तुम्हें कौन कौन पढ़ाता है मतलब कई लोग पढ़ाते हैं ना, तो हु टीच यू ही बनेगा। और जब केवल एक बार बोले तुम्हें कौन पढ़ाता है, मतलब स्टाफ में 12 लोग हैं, 12 लोगों में से तुमको कौन पढ़ाता है, यानी एक ही आदमी पढ़ाता है लेकिन कौन पढ़ाता है, और 12 लोगों में कौन कौन पढ़ाता है, समझने वाली बात है। तो ये दोनों सेंटेंस ही अपनी जगह सही है, सेंस अलग अलग है, ये बहुवचन में लिया जाएगा और ये एक वचन में लिया जाएगा, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये चीजें आ जाती हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सही है कि गलत है, ये बनाना चाहिए, ये बनाना चाहिए, और ये बनाना चाहिए तो कब बनाना चाहिए, और ये बनाना चाहिए तो कब बनाना चाहिए। तो सही ये भी है और सही ये भी है। इसमें सिर्फ आपको एक बार लेना है कौन, और इसमें लेना है कौन कौन। और या फिर ये कहा जाए कि तुम्हें कौन पढ़ाते हैं, अगर ऐसे बोलता है कोई तुम्हें कौन पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, ऐसे अगर बोलोगे तब तो ये साफ हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अगर तुम्हें कौन कौन पढ़ाता है, अगर कौन कौन पढ़ाता है तब भी आपको यही बनाना पड़ेगा कि कौन कौन का मतलब वहां पर सेंस क्या है कि कई लोग पढ़ाते हैं, तो बताना पड़ेगा कौन कौन पढ़ाता है। तो कौन कौन जब कहेगा तो बहुवचन का सेंस देगा, और तुम्हें कौन पढ़ाता है तो ये एक वचन का सेंस देगा। तब आपको यहाँ पर सेंटेंस में डिफरेंस रख करके ही बनाना पड़ेगा। तो ये था आपका डाउट नंबर 2। अब देखो क्या होता है डाउट नंबर 3। अब डाउट नंबर 3 में देखिए सेंटेंस क्या होता है, आई हैव फ्यू होप
आई हैव लिटिल होप, और आई हैव सम होप। अगर सेंटेंस ऐसे करके आ जाते हैं तो ये चूज करना होता है कि इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, सही कौन सा है। देखिए जो फ्यू है ये आपका काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है, फ्यू काउंटेबल के लिए। ये जो आपका लिटिल है ये अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाता है, अनकाउंटेबल के लिए यूज किया था। और जो आपका ये सम है ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज किया जाता है। अब समझना जरा, आप देखिए डाउट क्लियर करने की बात है कि हम डाउट को क्लियर कैसे करें। तो यहाँ पर फ्यू हॉप काउंटेबल के लिए यूज किया जाता है, इसलिए हॉप के साथ में फ्यू का यूज सही नहीं है, क्योंकि जो हॉप है आशा, मुझे कुछ आशा है, मेरी कुछ उम्मीद है, तो वहाँ पर उम्मीद जो है जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है, वहाँ पर वो अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर आपको आई हैव फ्यू हॉप नहीं लिखना होगा, ये गलत माना जाएगा। आई हैव लिटिल हॉप, मुझे कुछ उम्मीद है। लिटिल का सेंस होता है ऑलमोस्ट नथिंग, लेकिन लिटिल का प्रयोग काउंटेबल अनकाउंटेबल होता है और ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ ये मैच करता है। तो यहाँ पर हमको अनकाउंटेबल सूट करता है, लिटिल सूट करता है पूरी तरह से। हाँ ये है कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का डिफरेंस अलग होता है। लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग और ए लिटिल का मतलब होता है नॉट मच, मतलब ऑलमोस्ट जो होता है कि समथिंग बट नॉट मच, मतलब थोड़ा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, समथिंग बट नॉट मच। और जो द लिटिल का मतलब होता है समथिंग बट एवरीथिंग दैट देयर इज, मतलब पूरा जितना वो वहाँ पर है उपलब्ध है। अब इनके जब सेंटेंसेस होते हैं तब पता चलता है। जो द लिटिल होता है इसमें हमेशा एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग किया जाता है, उसकी पहचान के लिए इतना काफ़ी है, फिर उसको कभी अलग से लेते हैं तब पता चलेगा। तो आई हैव लिटिल हॉप अनकाउंटेबल, और आई हैव सम हॉप ये काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल है। जैसे मतलब ब्रिंग मी सम वाटर, तो ये अनकाउंटेबल भी होता है, और जैसे कहते सम बॉयज आर प्लेइंग, तो ये काउंटेबल भी हो गया। तो ये दोनों के लिए होता है, इसलिए आपका सेंटेंस ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये सेंटेंस पूरी तरह गलत है, इसको जरा दिमाग में रखना। हाँ ये तो बच्चे ज़्यादातर जानते हैं कि फ्यू का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, बट इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि वो लिटिल रखे कि सम रखे। तो यहाँ दोनों ही है और दोनों सही है पूरी तरह से। उसके रीज़न है कि ये काउंटेबल नहीं है, ये काउंटेबल है लेकिन साथ में अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी यूज होता है, इसलिए ये भी सही है। तो ये तो पक्का सही है और ये भी सही है क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ भी आता है। अब जैसे ये कह दिया जाए कि आई हैव सम बुक्स, आई हैव फ्यू बुक्स, और कह दिया आई हैव लिटिल बुक्स। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर क्यों सही है ये, क्योंकि ये काउंटेबल भी होता है, तो ये यहाँ पे सही है। आई हैव फ्यू बुक्स ये क्यों सही है, क्योंकि ये काउंटेबल होता है। और आई हैव लिटिल बुक्स क्योंकि ये सिर्फ अनकाउंटेबल ही होता है, बुक्स काउंटेबल है, इसलिए ये सेंटेंस पूरी तरह गलत है। तो यहाँ पर ये देखने समझने की बात है, इनको जब एक साथ रख कर देखते हैं तब हमको पता चलता है कि ये यहाँ पर क्या अंतर है। अब जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर डाउट नंबर 4 लेते हैं। आज उसे कॉल करना। अब ज्यादातर इसको देखिए बच्चे बनाते किस तरह से, क्योंकि इसमें ऐसे वाक्य में जो दिख रहा है इसमें तीनों सेंस मिल जाते हैं,
रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस। ये रिक्वेस्ट का भी सेंस रखता है, ये एडवाइस का और ऑर्डर का, क्योंकि इसमें कोई चीज ओपन नहीं है। आज उसे कॉल करना कह दिया गया तो हो सकता है कोई रिक्वेस्ट के हिसाब से कह दे आज उसे कॉल कर देना, तो रिक्वेस्ट भी हो गया। और ऑर्डर कर दिया आज उसे कॉल करना, तो ऑर्डर में चला गया। और एडवाइस में आज उसे कॉल कर लेंगे, तो एडवाइस में भी हो गया। बट ये बोलने से पता चलता है, लिखने से नहीं पता चलता। तो अगर इसको आप जनरल सेंस में बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आप बनाएंगे कॉल हिम टुडे। और थोड़ा सा अगर अर्जेंसी के लिए बनाना चाहते हैं तो डू कॉल हिम टुडे। अब देखो ये जो तीनों सेंस इसमें बने रहेंगे, इसमें तीनों सेंस माने जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई चीज ओपन होकर आ नहीं रही है, इसमें पता नहीं चल रहा कि इसमें क्या होना चाहिए। तो अब ये रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है और एडवाइस है। जब कभी ये चीज आती है तो कभी कभी हो जाता है जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में। अब इसमें फिर ज्यादातर आपको ऑर्डर पे ले जाना होता है या तो एडवाइस पे ले जाना होता है, रिक्वेस्ट में नहीं ले जाता। रिक्वेस्ट में क्योंकि रिक्वेस्ट इतना थोड़ा सा वैसा होता है सेंसिटिव कि उसको जैसे कोई चीज लगाई जाएगी तभी उसका वो प्रयोग समझ में आएगा, कि प्लीज लगा दिया, काइंडली लगा दिया, ऐसे करके लगा दिया तो वो क्लियर। तो जल्दी से इनडायरेक्ट में रिक्वेस्ट तो नहीं लेते, हाँ ऑर्डर ले सकते हैं या एडवाइस ले सकते हैं, और यही दोनों लिया जाता है। तो ये इस सेंटेंस में ये चीज, लेकिन कोई कहे कि नहीं मैं रिक्वेस्ट मैंने किया था तो मानना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऐसा भी कुछ नहीं कि नहीं ऑर्डर प्रूव ही होता है, ये एडवाइस प्रूव ही होता है, वो रिक्वेस्ट भी हो सकता है। लेकिन बोलने की धुन से या टोन से इन चीजों का खुलासा होता है कि आखिर होना क्या चाहिए था। तो इसलिए यहां पर इस चीज को ध्यान देना। अब यहां जैसे लिखा है कुछ अर्जेंसी हो, तो यहां पर ये चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप जो है इम्फेसिस करने के लिए आप जो है यहाँ पे डू कॉल हिम। जब इम्फेसिस किया जाता है तो इस डू को लगा दिया जाता है, डू कॉल हिम टुडे। डू कॉल हिम टुडे कौन सा सेंस होता है, मतलब डेफिनेटली कॉल हिम टुडे, ये कॉल हिम टुडे, ये चीज वही आ गई। या फिर कॉल हिम टुडे कॉल हिम टुडे फॉर श्योर, मतलब निश्चित रूप से उसको कॉल करना। तो अब ये भी सही है अर्जेंसी के मामले में, ये भी सही है अर्जेंट के मामले में, और ये भी सही है अर्जेंट के मामले में। तो अगर कोई चीज इम्फेसिस करके आज उसको, तो ये इसका क्या अर्थ होता है, आज उसे कॉल जरूर करना, आज उसे कॉल जरूर करना, आज उसे कॉल जरूर करना। तो ये अर्जेंसी के सेंस में आ गया। अब इसमें अगर देना है तो तीनों सेंस इनमें भी हो सकते हैं। सलाह दे आज उसे कॉल जरूर कर लेना, आज उसे कॉल कर देना, और आज उसे कॉल जरूर करना, तो ऑर्डर हो गया। तो अब वो ये सामान्य अर्थ रखता है और ये विशेष अर्थ रखते हैं। इनमें अर्जेंसी हो गई, अर्जेंसी तीनों में शामिल है। अर्जेंट रिक्वेस्ट हो सकती है, अर्जेंट ऑर्डर हो सकता है, और अर्जेंट एडवाइस हो सकता है। तो इन चीजों को आपको एक क्लियर कंसेप्ट रखना पड़ेगा। अब बात हम पे डिपेंड करती है कि हम उसको किस ढंग से बोलते हैं अथवा किस ढंग से उसको यूज करते हैं। तो ये था आपका डाउट नंबर 4। अब देखते हैं डाउट नंबर 5। जैसे होता है कभी ही वेंट होम, तो अब इसमें कुछ लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ही वेंट टू लगाएं कि ना लगाएं, अथवा कब टू लगता है और कब नहीं लगता है, या फिर लगता भी है या बिल्कुल नहीं लगता है। बिल्कुल दोनों बातें, लगता भी है और नहीं भी लगता है। तो जिस सिचुएशन में आप सेंटेंस को देख रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आपका होम के आगे टू नहीं लगता है, बिकॉज होम इज लाइक एडवर्ब।
ये एक एडवर्ब की तरह होता है। कैसे? जैसे हम ये कहते हैं ही वेंट देयर, यहां सिर्फ होम की बात हो रही है। ही वेंट देयर, ही कम्स हियर, तो ये एक एडवर्ब होता है। इसी तरह ये एडवर्ब प्लेस के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसके साथ में टू का प्रयोग नहीं होता है, और इस सिचुएशन में नहीं होता है जिस सिचुएशन में वो लिखा हुआ है। पहले देखना। इसके बाद जब हम इसके साथ में कोई पॉजिटिव प्रोनाउन लगा देते हैं, ही वेंट टू हिज होम, मतलब अगर इसके पहले डायरेक्ट प्रीपोजिशन नहीं आता, कोई वर्ड आता है, माई होम हो, हिज होम हो, या अन्य कोई शब्द लगा हो, तो टू जरूर लगेगा। और अगर सिंगल सीधे होम ही लाना है हमें वर्ब के बाद, तो फिर आपका नहीं लगेगा। ही हैज गॉन होम, ही गोज होम, तो सीधे ही इज गोइंग होम, तो ही इज गोइंग होम, और ही इज गोइंग टू हिज होम, ही इज गोइंग, ही वेंट हिज होम, ये गलत है। ही वेंट टू होम, ये गलत है। ऐसी सिचुएशन में ये गलत है और ऐसी सिचुएशन में ये गलत है, तो इसको उठा करके इस जगह ले आना, सही हो जाएगा। ही वेंट होम, ही वेंट टू हिज होम, तो यहां पर टू ना हो करके आपको यहां पर देना चाहिए इस जगह पर। जैसे एक सेंटेंस आप देखते हो इसी से रिलेटेड, आई एम होम, ये इंग्लिश स्पीकिंग में आता है, और ज्यादातर ये इंग्लिश नेटिव बोलते हैं। इंग्लिश नेटिव अगर कोई चीज बोलते हैं तो उसमें ना जाइए, क्योंकि ये उनकी नेचुरल लैंग्वेज है, वो किसी भी तरह का बोलते हैं और समझा जाता है। जबकि हम बोलते हैं आई एम एट होम, ये भी सही माना जाता है, ये भी सही माना जाता है, लेकिन यहां पर एट को रिमूव करना उनका अपना बेसिक तरीका है, फॉर्मल तरीका है। ये उसको ये नहीं कहते कि ये गलत है, इसको पूरी तरह वो सही मानते हैं और बोलते भी हैं। हम लोग ग्रामर बेस पर इंग्लिश सीखते हैं, इसलिए हम लोग इसको सही मानते हैं। अगर हमारे यहाँ पर ग्रामर पढ़ने में कोई आई एम होम लिख देगा तो हम काट देंगे, वो गलत माना जाएगा। लेकिन ये सही ही है, पक्का इसको बोलते हैं वो लोग, तो आई एम होम सही माना जाता है, और जबकि आई एम एट होम। लेकिन ये नहीं है कि आप हर जगह एट को हटा दें। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं जहां पर एट का प्रयोग होता है, तो उसको ये नहीं करोगे कि हम उसको हटा करके बोलें और तब सही करें, ऐसा नहीं है। वो एक बस फॉर्मल सेंटेंस है जो इस तरह से लोग वो लोग बोलते हैं, अंग्रेज लोग। तो आई एम होम सीधे बोल देते हैं, हम लोग ज़्यादा आई एम एट होम, तो ये हमारे लिए सही है। तो अंतर दोनों में समझना है, बोलने में कोई भी गलत नहीं है, बस ये है कि हम एट को हर जगह रिमूव नहीं कर सकते। और ये इसका आपका चल रहा था वेंट का, होम का, तो कहाँ पे लगाते हैं और कहाँ पे नहीं लगाते हैं। इसके बाद आपका डाउट नंबर 6 है। कभी कभी देखा होगा एवरीडे और एवरीडे, ऐसा भी लिखा होता है और ऐसा भी लिखा होता है। सही कौन है? दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। बस ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका एडवर्ब है, बल्कि एडवर्ब ये फ्रेज है, क्योंकि इसमें आपके दो शब्द हैं, एवरीडे और एवरी डे। बोलते दोनों के एक ही हैं, बोलने से कभी पता नहीं चलेगा कि हम कौन सा वाला बोल रहे हैं। अब इतना तो कोई रुकता नहीं कि एवरी डे और इसमें एवरीडे बोले और उसको एवरी डे बोले, ऐसा नहीं है। बोलने में पूरा एक जैसा होगा कि एवरीडे एवरीडे, पर प्रयोग के हिसाब से ये एडजेक्टिव है। जैसे दिस इज माई एवरीडे रूटीन, मतलब ये मेरी प्रतिदिन की दिनचर्या है। अब एवरीडे पूरा एक साथ है और ये आपका नाउन है और ये इसका हो गया एडजेक्टिव। जैसे आई एम फेड अप विद दिस एवरीडे वर्क। बहुत ही बारीक चीज मैं बता रहा हूं आपको, ज्यादातर हम लोग भी गौर नहीं करते, कोई भी इन चीजों को गौर नहीं करता, पर
एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेज इनमें अंतर है। ये देखिए आपका एडजेक्टिव, ये आपका नाउन है और ये इसका आपका एडजेक्टिव एवरीडे। तो यहाँ पर आई एम फेड अप विद दिस एवरीडे वर्क, मैं इस दिन प्रतिदिन के काम से ऊब चुका हूँ, मैं इस प्रतिदिन के काम से ऊब चुका हूँ। तो ये आपके रहे एडजेक्टिव। अब जैसे होता है कि आई मीट हिम एवरीडे, ये आपका फ्रेज हो गया। ये पूरे सेंटेंस को एवरीडे, एवरीडे क्या करता हूँ, प्रतिदिन क्या करता हूँ, मैं मिलता हूँ। तो ये आपका एडवर्बियल फ्रेज है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है। और इसको हम आगे लगा करके भी सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे एवरीडे आई मीट हिम, तो हो जाता है प्रतिदिन मैं उससे मिलता हूँ। तो ये आपका एडवर्बियल फ्रेज है, ये आपका एडवर्बियल फ्रेज है। जब एडवर्बियल फ्रेज के रूप में आता है तो इसमें बीच में स्पेस दिया रहता है, इसमें स्पेस दिया रहता है। और जब एडजेक्टिव होता है तो ये इस तरह का दिया रहता है। और इसी से रिलेटेड एक अगला डाउट मैं आपको बताता हूं। अगला डाउट है आपका, जैसे आप देखते होंगे मे बी और मे बी, ये एक साथ होता है, ये अलग अलग होता है, तो दोनों ही सही है। मे बी और मे बी ये मॉडल वर्ब है और ये मेन वर्ब रहती है इसके साथ, बल्कि मेन वर्ब का हम कहेंगे ये इन्फिनिटिव वर्ब होती है। चूंकि वर्ब दोनों है तो एक तो मेन वर्ब होती है और एक, तो ये मॉडल वर्ब के रूप में मेन वर्ब होती है और ये इन्फिनिटिव होती है जो सेकंड वर्ब होती है। ठीक है, सेकेंडरी वर्ब ये हो गई। और ये में भी दोनों को मिला करके बना दिया गया है और ये एडवर्ब का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम कहते हैं इट इज, इट मे बी रेनिंग टुमारो। अब देखिए यहां से किसी तरह से ये नहीं पता चल रहा कि मे बी कोई एडवर्ब का काम कर रहा है। ये देखिए ये मॉडल वर्ब है और ये आपकी मेन वर्ब है। ये प्रेजेंट इन्फिनिटिव है, मतलब प्रेजेंट इन्फिनिटिव का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल इन्फिनिटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। तो ये आपके इट में बी रेनिंग टुमारो अर्थ क्या होगा, शायद कल बारिश हो रही हो, शायद कल बारिश हो रही हो। जैसे हम लिख दें द बस में बी कमिंग, द बस में बी कमिंग। द बस में बी कमिंग का मतलब शायद बस आ रही हो, शायद बस आ रही हो। तो अब देखो यहां पर ये टेंस के हिसाब से है, ये इस टेंस सेंटेंस का टेंस कुछ बता रहा कि मतलब वो मॉडल वर्ब और ये इन्फिनिटिव, यानी ये पूरा जो बी कमिंग है ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव को शो करती है। तो इसलिए यहाँ पर बी रेनिंग और बी कमिंग, तो यहाँ पर आपका अर्थ बन रहा है कि शायद बस आ रही। तो ये एक मे बी का प्रयोग है, ये मे बी ये वाला है जो अलग अलग करके प्रयोग होता है। तो ये आपके सेंटेंस में वर्ब का ही काम करता है। और दूसरा, जैसे लोग बोलते हैं मे बी आई विल मीट माई फ्रेंड टुमारो। अब इसका क्या अर्थ है, हो सकता है कल मैं अपने मित्र से मिलूं, और कल मित्र से मिलूं या कल मित्र से मिलूंगा, तो मे बी आई विल मीट माई फ्रेंड टुमारो। तो मे बी का मतलब हो सकता है, क्या हो सकता है, ये हो सकता है शायद मिलूं, शायद कल मैं, शायद क्या संभावना किसकी है, मिलने की है। तो ये एक एडवर्ब की तरह होता है। जैसे मे बी ही इज फ्रॉड, मतलब हो सकता है वो धोखेबाज है। तो मे बी ही इज फ्रॉड मतलब ये धोखेबाज होने की संभावना बन रही है। तो ये जो होता है ना, ये पूरी तरह ये पॉसिबली और ये प्रोबेबली, पॉसिबली और प्रोबेबली, ये दोनों को
डिनोट करता है। इनका मतलब दोनों का अर्थ निकलता है, पॉसिबली और प्रोबेबली, मतलब इसके माने भी वही होता संभवता, इसके माने भी संभवता होता। तो ये जो मे भी है ये एक एडवर्ब की तरह काम करता है, और इस जगह जहाँ पर ये मे भी लगा है ना, तो वो यही अर्थ रखता है, वो ये वाला अर्थ नहीं रखता है। हम ये नहीं कर रहे कि मतलब शायद नहीं कह सकते, हाँ ये है कि वो होने का अर्थ रखता है। बाद में हम ये तो जानते हैं कि मे भी संभावना व्यक्त करता है, तो हम ये कह सकते शायद कल बारिश हो रही हो, शायद बस आ रही हो। लेकिन अब इस तरह का प्रयोग और इस तरह के प्रयोग में अंतर है, इसको हम बीच में नहीं ले, इसकी वर्ब स्पेशल अलग है, इसकी वर्ब स्पेशल ये अलग है, ये वर्ब से हट कर है। तो तमाम लोग बोलते हैं कि मतलब मैं भी, कल आप आओगे, मे बी मतलब मे बी आई विल कम टुमारो, शायद मैं कल आऊंगा। तो मतलब इस तरह से लोग बोलते हैं। तो ये आपका एडवर्ब और मेन वर्ब के रूप में डिफरेंस है, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा, ये मेन वर्ब के रूप में हो जाएगा। और ये था आपका डाउट नंबर 7। अब इसके बाद 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा देखने की जरूरत, हाँ क्योंकि दिमाग से उतर जाता है ना कि कौन सा बताना है, तो ये तो थोड़ा देखना ही पड़ेगा, एक साथ याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हैज़ जो होता है, हैज़ जो हम पढ़ते हैं, ठीक, उसका नेगेटिव हैज़ नॉट बनावे कि डज नॉट हैव बनावे, मतलब उसका नेगेटिव कौन सा बनावे, ये बनावे कि ये बनावे। तो देखिए दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन एक दूसरे की जगह एक दूसरा सही नहीं है। कहने का मतलब है कि इसकी जगह ये नहीं हमें यूज करना चाहिए और इसकी जगह ये नहीं यूज करना चाहिए। एक्चुअली हैज़ नॉट जो है, हैज़ नॉट वो प्रेजेंट परफेक्ट की ये ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, हैज नॉट। जैसे हम कहते हैं कि ही हैज मेट मी, तो हो जाएगा ही हैज नॉट मेट मी। अब अगर सेंटेंस आपका ये बना सेंटेंस और ये आपका अफर्मेटिव है, वह मुझसे मिल चुका है, और हमें अगर ये कहना है कि वह मुझसे नहीं मिल चुका है, इसको आप जरा इस सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट करिए, तो फिर आप यही तो बनाओगे ना। तो इसलिए आपको ये प्रयोग इस तरह का यहाँ पे करना है, हैज़ नॉट का प्रयोग यहाँ पे करना है। ये कहाँ पे करना है, ये आपको तब करना जैसे ही हैज़ ए कार, ही हैज़ ए कार। अब यहाँ पर ये है, तो अब ही हैज़ नॉट ए कार, ये बच्चों वाला सेंटेंस अब इस लेवल पर शोभा नहीं देता। ये तो बहुत छोटे बच्चों को सहारे के लिए असर्टिव से इंट्रोगेटिव और असर्टिव से निगेटिव बनाने में सिखाया जाता है, लेकिन ये अब बड़े लेवल पर ये सुटेबल नहीं है, ये गलत है, ये उचित नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे। ये आपका ही हैज़ ए कार, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी, सिंपल प्रेजेंट के अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी सेंटेंस होता है। जैसे हम इसको कहते हैं कि ताहत, ही हैज़ ए कार, वह एक कार रखता है, क्योंकि इसकी जो वर्ब होती है वो होती है हैव। हैव का प्रयोग जो होता है वो एक वर्ब की तरह काम करता है, उसी के लिए यहाँ पर हैज का प्रयोग किया जाता है। तो हैव माने रखना या पास होना होता है, वह एक कार रखता है। तो जब हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से बनाते हैं, तो हमें सेंटेंस इसका निगेटिव जो बनाना चाहिए वो बनाना चाहिए, ये ना बनाना चाहिए, बनाना चाहिए ही डज नॉट हैव ए कार, फिर ये बनाना चाहिए आपको सेंटेंस ऐसे। तो ऐसी जगह पर इसका डज नॉट हैव प्रयोग सही है, ये समझ लीजिए। जैसे डू यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास एक पेन है, तुम पेन रखते हो। डू यू हैव सम मनी, क्या तुम्हारे पास कोई धन है, क्या तुम कुछ धन रखते हो। तो ऐसे प्रयोग इसके इंप्रेसिव होते हैं और यही प्रॉपर होते हैं। हाँ, हैज़ नॉट का जो प्रयोग मैंने बताया वो प्रेजेंट परफेक्ट में लेकर के चलना चाहिए,
वो एक हेल्पिंग वर्ब है जो हम सेंटेंस को निगेटिव बनाने में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आपका डाउट नंबर 8। अब हम देखते हैं डाउट नंबर 9 कौन सा है। देखिए, जैसे कहा जाता है कि कल मैं तुमसे मिलने आऊंगा। कल मैं तुमसे मिलूंगा। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस है, तो कुछ को मानना है कि आई विल मीट यू टुमारो। ठीक है ना, आई विल मीट यू टुमारो। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये सही है, कुछ कह देते हैं कि आई विल बी मीटिंग यू टुमारो। कुछ का मानना होता है कि इस तरह से बनाया जाता है। कभी होता है आई एम सपोज्ड टू मीट यू टुमारो। कुछ ऐसा मानते हैं कि ये सही है। फिर अब ये होता है कि सही कौन सा है। इसमें ये बिल्कुल सामान्य है जो कि सही है, ये थोड़ा स्पेशल है और सही पूरी तरह से है, और ये भी सही है, ये सभी सही है। मतलब अब थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। जैसे आई विल मीट यू टुमारो, कल मैं तुमसे मिलूंगा। आई विल बी मीटिंग टुमारो, कल मैं तुमसे मिल रहा हूँगा, अर्थात मिल रहा हूँगा मतलब मिलूंगा। और आई एम सपोज टू मीट यू टुमारो, मतलब मैं मानता हूं कि मैं कल तुमसे मिलूंगा, या कल तुमसे मिलने के लिए मुझे माना जाता है। तो मेरे बारे में जाना जाता है, माना जाता है, मतलब कुल मिलाकर मैं कल तुमसे मिलूंगा। तो इस तरह के अगर सेंटेंस कभी आते हैं, कभी ऐसा भी सेंटेंस होता है जैसे आई एम गोइंग टू मीट यू टुमारो। ये भी आपका सही है, मैं कल तुमसे मिलने जा रहा हूं, अर्थात जा रहा हूं का मतलब एक सेंस ये हो जाता है कि मैं मिलने वाला हूं। तो ये हो जाता है कि आई एम गोइंग टू मीट यू टुमारो, कल मैं तुमसे मिलने जा रहा हूं। तो मतलब मिलने जा रहा हूं मतलब मैं कल तुमसे मिलूंगा। तो ये चारों सेंटेंस आपके पूरी तरह से सही है, और इनको आप बिल्कुल कहीं भी मिले, क्योंकि ऐसी चीजें जितने अभी आप यहाँ पढ़ रहे हो, ये इनका लेवल अलग टाइप का है, जो मतलब दिन प्रतिदिन के अंग्रेजी और ग्रामर पढ़ने में ये चीज़ आती हैं, और ये हर स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हो तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक तुमको इंग्लिश ग्रामर पढ़ने में हेल्प ज़रूर मिलेगी। कहीं ना कहीं पर आपके डाउट्स क्लियर ज़रूर होंगे, और तब ये जाकर के आपको इन सेंटेंसेस की याद आएगी कि नहीं, यहाँ पर हमने ये पढ़ा था। तो ये देख लीजिए चारों वाक्य, इस कल मैं तुमसे मिलूंगा का आई विल मीट यू टुमारो, आई विल बी मीटिंग टुमारो, आई एम सपोज टू मीट यू टुमारो, और आई एम गोइंग टू मीट यू टुमारो, ये चारों सेंटेंस आपके इससे बिल्कुल सही है। अब आपका है डाउट नंबर लास्ट यानी 10। जैसे आपने पढ़ा है देयर, और आप पढ़ते हो देयर, और आप पढ़ते हो देयर, ठीक इस तरह। तो इनमें सभी का मतलब क्या है? सबका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, देयर देयर देयर, पर इसको बोलने में समझ नहीं आता। ये है दे आर, अब ये देयर तो एडवर्ब है, इसका मतलब है वहां,
ये देयर आपका पॉजिटिव प्रोनाउन कहिए या एडजेक्टिव कहिए, ठीक, या प्रोनाउन भी कह सकते हो, और इसका मतलब है उनका या उनकी और या उनके, ठीक है। तो इसका ये अर्थ है, और इसका मतलब है दे आर। ये जो आप देख रहे हो ये दे आर का कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप है, जो दे आर को एक साथ ले करके कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, संकुचित कर देते हैं, सिकोड़ देते हैं, ये उसका कॉन्ट्रैक्शन है दे आर। तो अब होता दे आर है, लेकिन पढ़ते हैं दे आर, देयर, देयर, इस तरह से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इनको इस तरह से समझना है कि ये चीज जो अलग होगी ये अलग होगी, ये अलग होगी, मतलब इस जगह पर ये इसको नहीं समझना है, इस जगह पर इसको नहीं समझना है, इनका कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, ये है इसका कॉन्ट्रैक्शन। तो ये समझना, प्रोनाउंसिएशन लगभग एक ही जैसा होता है। तो यहाँ से आपका लास्ट है टॉप 10 आपके जो डाउट्स हैं वो मैंने यहाँ पर आज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो हर वक्त हर समय कुछ न कुछ आपको कोशिश करूँगा कि कुछ यूजफुल मिले, कुछ इम्पोर्टेंट मिले, कुछ ज़बरदस्त मिले। बस ये है कि चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट जरूर करते रहिए। कमेंट जितने ज़्यादा आते हैं उतना मुझको अच्छा लगता है। बस ये है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर कर दिया करो। शेयर करना होता है, कभी कभी मान लीजिए किसी ने सब्सक्राइब तो किया है लेकिन शायद वो कंटिन्यू नहीं देख पा रहा है, या नोटिफिकेशन किसी कारणों से नहीं पहुंचता है, या पहुंचता भी है तो वो उसको देखता नहीं। जब आप स्पेशली उसको व्हाट्सएप में शेयर करोगे या टेलीग्राम में शेयर करोगे तो वो एक बार ज़रूर देखेगा कि नहीं कुछ खास होगा तभी उसने ये भेजा है। तो ऐसा शेयर करने से उसको जो है उसको देखने का मौका मिल जाता है। तो ठीक, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। तब तक सभी को शुभकामनाएं और सभी लोग अपना ख्याल रखें। सबको गुड बाय, आशीर्वाद, शुभकामनाएं।